नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एएफओ, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। इसके अंदर हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी और चारा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश पीजीटी, टीजीटी और जो भी कृषि से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अल्पाइन एक नस्ल है। आपको बताना है अल्पाइन जो है एक नस्ल है, किसकी है? बकरी की है, मुर्गी की है, भेड़ की है या ऊँट की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अल्पाइन जो है एक प्रकार की बकरी की नस्ल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी की और भी नस्लें हैं जो कि एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेंगे हिमालयन रीजन की जो बकरियाँ होती हैं, कौन कौन सी प्रमुख नस्लें हैं? एक याद रखना है पाशमीना, एक याद रखना है चेंगू, ठीक है। हिमालयन रीजन की बकरी पूछे तो आपको याद रखना है पाशमीना और चेंगू जो बकरियाँ हैं ये हिमालयन रीजन है। नॉर्थन रीजन की बात करेंगे तो जमुनापारी, बीटल और बर्बरी, ये 3 बकरियां आपको याद रखना है। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक बंगाल जो बकरी है ये ईस्टर्न रीजन की बकरी है। उसके बाद बात करेंगे एग्जॉटिक ब्रीड्स जो आती हैं, इसके अंदर देखेंगे सानेन आ जाएंगी। सानेन जिसको दूधों की रानी के नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में दूध देने वाली बकरी है। उसके बाद टोगनबर्ग याद रखेंगे, अल्पाइन याद रखना है, न्यूबियन याद रखना है और एंग्लो न्यूबियन और एंगोरा, ये सब बकरियां जो है एग्जॉटिक ब्रीड्स है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी भारतीय गाय की दुधारू नस्ल नहीं है। गिर देखेंगे, गिर एक प्रकार की दुधारू नस्ल है। साहिवाल भी दुधारू नस्ल है। लाल सिंधी ये भी दुधारू नस्ल है। लेकिन यहाँ पर जो अमृत महल नस्ल देख रहे हैं गाय की, ये एक प्रकार की भारवाही नस्ल है, ठीक है। किस प्रकार की है? तो ये भारवाही नस्ल है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दुधारू नस्लें आपको 4 याद रखना है। एक साहिवाल, गिर, देवनी और लाल सिंधी, ये 4 जो है नस्लें प्रमुख रूप से दुधारू नस्लें होती हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, NDRI कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, करनाल में है, बरेली में है या चंडीगढ़ में है? तो NDRI जो है ये करनाल के अंदर स्थित है। करनाल कहाँ है? हरियाणा के अंदर। याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं NDRI पूछे करनाल हरियाणा के अंदर, IPRI पूछे कानपुर में, IIVR पूछे तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टोडा एक प्रजाति है। तो टोडा एक किसकी प्रजाति है? यहाँ गाय की प्रजाति है या शीप भेड़ की प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है या बकरी की प्रजाति है? तो टोडा जो है एक प्रकार की भैंस की प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टोडा, भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी, सूरती, महसाना, ये सब जितनी भी नस्लें होती हैं ये सब भैंस की नस्लें हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जमुनापारी का मूल स्थान बताना है। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं? तो जमुनापारी का जो मूल स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपको याद रखना है? इटावा, ठीक है। इटावा जिला उत्तर प्रदेश का, ये जो है जमुनापारी बकरी जो है इसका मूल स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये जो जमुनापारी है एक प्रकार की द्विउद्देशीय बकरी है, ठीक है। द्विउद्देशीय का मतलब होता है उससे मीट भी प्राप्त हो और दूध भी प्राप्त हो, ठीक है। तो ये किस प्रकार के है? द्विउद्देशीय बकरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गाय की राठी जो नस्ल है सामान्यतः पाई जाती है
हरियाणा राज्य में, बिहार राज्य में, राजस्थान में और पंजाब राज्य में। तो राठी जो है ये प्रमुख जो नस्ल है ये राजस्थान राज्य की है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कांकरेज पूछ लेता है। तो कांकरेज कहाँ की है, तो गुजरात का जो कच्छ एरिया है वहाँ का ये उत्पत्ति स्थान माना गया है। थारपारकर की बात कर लेते हैं, तो थारपारकर जो है सिंध पाकिस्तान जो थारपारकर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। उसके बाद एंगोल का पूछ लेता है, तो एंगोल जो है ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बकरी की वयस्क मादा को जाना जाता है। तो बकरी की जो वयस्क मादा है, एडल्ट जो फीमेल है, उसको किस नाम से जानते हैं, गिल्ट के नाम से, डो के नाम से, ईव के नाम से या सो के नाम से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डो के नाम से जानते हैं, डो के नाम से जाना जाता है। केटल वर्ग की बात करें तो उसके अंदर जो मेल होता है उसको बुल के नाम से जानते हैं, फीमेल जो है उसको काव के नाम से जानते हैं, और यंग जो होते हैं उसको काल्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, काल्फ के नाम से जाना जाता है। गॉट की बात करें बकरी की, तो मेल जो होते हैं उसको बुक के नाम से जानते हैं, फीमेल जो है डो के नाम से जानते हैं, और इसमें यंग जो होते हैं उसको किड के नाम से जाना जाता है। शिप यानी कि भेड़ की बात करें तो मेल जो होते हैं रम के नाम से जानते हैं, और फीमेल जो होते हैं इसको ईव के नाम से जानते हैं, ईव या डैम कहते हैं, और यहाँ पर यंग जो है उसको लैम्ब के नाम से जाना जाता है। पिग यानी कि सुअर की बात करें तो बोर कहते हैं इसको मेल को, और फीमेल को सो कहते हैं, और यंग जो इसके पिग के होते हैं उसको पिगलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बछड़े में सींग शोधन होना चाहिए। तो बछड़े में सींग शोधन कितने दिन पर होना चाहिए, 10 दिन की उम्र पर कर देना चाहिए, या 1 माह की उम्र पर करना चाहिए, 2 माह की उम्र पर करना चाहिए, या 1 साल की उम्र पर करना चाहिए। तो बछड़े में जो सींग रोधन है यह क्रिया 10 से 15 दिन के अंदर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बछड़े यानी कि गाय का जो बच्चा होता है उसमें सींग रोधन की क्रिया 10 दिन के अंदर कर देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है या उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है द्विकाजी बकरी की नस्ल है, तो इसमें से बताना है डबल पर्पज वाली ब्रीड्स गोट की कौन सी है, बर्बरी है, जमुनापारी है, या मारवाड़ी है, या बैतूर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जमुनापारी जो है ये द्विकाजी नस्ल की बकरी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बकरी की द्विकाजी जो नस्ल है, एक तो जमुनापारी आपको याद रखना है, एक सिरोही याद रखना है। एक काजी पूछे एग्जाम में तो बर्बरी याद रखना है, मारवाड़ी याद रखना है, बोर याद रखना है, और बैतूर याद रखना है। ये सब एक काजी बकरियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल आपको बताना है कौन सी है, नेलोर है, बीकानेरी है, डिकानी है, और नीलगिरी है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नेलोर जो बकरी है, भेड़ है, ये कैसी है, सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल जो है नेलोर है। अगर पूरे विश्व की पूछे तो विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल जो है सफोल्क है। ठीक है, यहाँ याद रखना है सफोल्क, ये पूरे विश्व की हो जाएगी। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बकरी की एक नस्ल जो कि बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बकरी की एक ऐसी कौन सी नस्ल है जो बकरियों के अंदर जर्सी के नाम से इसको जाना जाता है, न्यूबियन को, सानेन को, अंगोरा को, या अल्पाइन को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूबियन को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एग्लो न्यूबियन को हम जर्सी के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। यहाँ देख सकते हैं बकरी की एक नस्ल जो बकरियों को जर्सी के नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या है, एग्लो न्यूबियन के नाम से हम जानते हैं। सानेन जो बकरी होती है इसको किस नाम से जानते हैं, दूधों की रानी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट की बात करें तो 105 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो सेल्सियस में भी आपको याद रखना है। तो मुर्गी का जो सेंटीग्रेड में पूछे तो 41.7 होता है और फ़ारेनहाइट में पूछे 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय का अगर पूछे तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट में 101.5 होता है। भैंस की बात करें तो 37.5 होता है और फ़ारेनहाइट की बात करें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के बच्चा देने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं? किडिंग के नाम से जानते हैं, लैम्बिंग के नाम से, टपिंग के नाम से या फेरोइंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि लैम्बिंग के नाम से जानते हैं। भेड़ के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बन सकते हैं। भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहते हैं तथा इसके बच्चे को हम लैम्ब के नाम से जानते हैं। गाय में बच्चा देने की क्रिया को कल्विंग के नाम से जानते हैं तथा इनके बच्चे को हम काल्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बकरी में बच्चा देने की क्रिया किडिंग कहलाती है और बच्चे को हम किड के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूकर में गर्भधारण की समयावधि बताना है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड बताना है। सूअर में 114 दिन का, 148 दिन का, 160 दिन या 280 दिन। तो गेस्टेशन पीरियड जो सूअर का होता है वो होता है 114 दिन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे सूअर का 114 दिन का होता है, ऊँट का 391 आपको याद रखना है, भेड़ में 148, बकरी में 150। इसके बाद भैंस का आप लोगों को याद ही होगा 307 से लेकर 310 दिन याद रखना है। और यहाँ पर गाय का आपको याद रखना है 280 से लेकर 282 दिन। तो इन सब क्वेश्चनों को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से भी टीए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विकाजी गाय की नस्ल बताना है। तो द्विकाजी डबल पर्पज ब्रीड्स काऊ की बताना है। थार पारकर है, साहिवाल है, सिंध है या गिर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साहिवाल, कांकरेज, राठी, थारपारकर, अंगोल, मेवाती, ये सब जो जितनी नस्लें हैं ये द्विकाजी नस्लें हैं। आप लोग याद कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पशुपालन से, डेयरी दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य विभाग से या चारा फसल उत्पादन से। तो डॉक्टर वी कुरियन को सब लोग जानते हैं, किससे संबंधित हैं? डेयरी यानी कि दुग्ध उत्पादन से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी तथा भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना का क्रियान्वयन किया था जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। इन्हें श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड जो है 3 ऑपरेशन फ्लड चलाए गए थे। प्रथम ऑपरेशन फ्लड जो है प्रथम चरण 1970 से लेकर 1980। ये एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था, तो सन आपको दे देगा, उसमें से बताना रहता है कि कौन से सन में चलाया गया था। तो प्रथम आपको चरण याद रखना है 1970 से 1980। दूसरा चरण आपको याद रखना है 1981 से लेकर 1985 और तीसरे में सन आपको याद रखना है 1985 से लेकर 1996। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के 3 ये चरण प्रमुख रूप से चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगोल एक किस्म है। तो अंगोल एक ब्रीड बताना है, किसकी है? गाय की है, भैंस की है, बकरी की है या ऊँट की है। तो अंगोल जो एक प्रकार की ब्रीड जो है ये गाय की हो जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे देखेंगे गाय की कुछ जातियाँ हैं, उनको आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाय की जातियाँ जो हैं साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर, अंगोल, मेवाती, राठी, ये सब गाय की प्रजातियां हो जाएंगी। उसके बाद भैंस की जातियां देखेंगे मुर्रा है, नीली रावी, जाफराबादी, महसाना, भदावरी, सूरती, नागपुरी, ये सब भैंस की जातियां हैं। उसके बाद बकरी की जातियां आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं।
जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, पाशमीना, कश्मीरी, मालाबारी, ब्लैक बंगाल। ठीक है, ये सब बकरी की नस्लें हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशु एवं भैंस किस परिवार में आते हैं, कौन सी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। कैमलिडी, कैमलिडी के अंदर ऊँट आ जाएगा, सियोडी के अंदर सुअर आ जाएगा, इक्विडी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गाय और भैंस ये सब जो है ये बोएडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोएडी फैमिली दिया नहीं था ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि गाय जो है इसकी फैमिली जो है बोएडी है, भैंस की बोएडी है, भेड़ की देखेंगे बोएडी है, बकरी की बोएडी है, सुअर की सुएडी है और ऊँट की कैमलिडी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ELD50 की इकाई क्या है। तो ELD50 की इकाई आपको बताना है क्या है। पशु शरीर भार का मिलीग्राम प्रति ग्राम, या पशु शरीर भार का ग्राम, पशु शरीर का भार का किलोग्राम ग्राम में, या पशु शरीर भार का मिलीग्राम किलोग्राम में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पशु शरीर भार का मिलीग्राम बटे किलोग्राम। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह क्या काम होता है, यह परीक्षण पशुओं पर हो रहे दबावों की विषाक्तता की जांच करता है। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ELD50 जो है ये क्या काम करता है। इसकी इकाई जो है पशु शरीर भार का EMG बटे किलोग्राम होता है। यह परीक्षण पशुओं पर हो रहे दबावों का विषाक्तता की जाँच करता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग का अर्थ है। तो कलिंग का अर्थ क्या होता है। घरेलू पशुओं की एक प्रणाली है, पशुओं का भोजन प्रदान करने का एक सिस्टम है, या अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है, या सींग हटाने की एक प्रणाली है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रकार का सिस्टम है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए और भी इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे कलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि छटाई करना। जब किसी पशु को उसके समूह को वांछित या अवांछनीय विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है तो इसको कलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलिंग के लाभ क्या होते हैं, लाभ भी एग्जाम में पूछ सकता है। अनुत्पादक पशुओं के उत्पादन पशुओं के समूह से अलग कर उसे अनुत्पादक पशुओं के समूह में रखा जाता है, जिससे उसे भी उसी प्रकार का भोजन मिल सके। उसके बाद देखेंगे बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर स्वस्थ पशुओं में बीमारी फैलने से रोका जा सकता है। उसकी प्रजातियों के आधार पर पशुओं को अलग अलग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं की विदेशी किस्मों से सर्वाधिक दूध उत्पादित किया जाता है। तो पशुओं के बताना है कौन सी ऐसी विदेशी नस्ल है जिससे सबसे ज़्यादा दूध प्राप्त किया जाता है। ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, जर्सी है, या होल्स्टीन फ्रीजियन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन का जो मिल्क प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा है, 6000 से लेकर 7000 किलोग्राम। उसके बाद जर्सी का 4500 किलोग्राम, ब्राउन स्विस का 5000, रेड डेन का 3000 से 4000, उसके बाद आयरशायर का 3000 से लेके 5000 करीब है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, होल्स्टीन फ्रीजियन का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर यार राइट आंसर था दोस्तों, होल्स्टीन फ्रीजियन। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है। रेटिंग कहलाता है, ब्लांचिंग कहलाता है, पाश्चुरीकरण कहलाता है, या थ्रेसिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लांचिंग के नाम से इसको जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं ब्लांचिंग जब फल और सब्जियों रखे रहने से सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के कारण बदबू करने लगता है, तो उस बदबू को हटाने के लिए फल और सब्जियों को काट कर गर्म पानी में 2% नमक के घोल में कुछ देर तक गर्म करते हैं, तो उसे हम ब्लांचिंग की क्रिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन करा है भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। तो भेड़ का औसत जीवन काल आपको बताना है कितना होता है, 7 से 8 वर्ष, या 10 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, या 15 से 17 वर्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 वर्ष।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर भेड़ का गर्भकाल पूछे तो 150 दिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मादा भेड़ 15 से 18 महीने में प्रजनन योग्य हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे 15 से 18 माह में मादा भेड़ जो है प्रजनन योग्य हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा अगर भेड़ पूछे पूरे विश्व में तो किस देश में पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। तो एग्रीकल्चर टीए के लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है 41 ग्राम, 57 ग्राम, 71 ग्राम, 75 ग्राम। तो मुर्गी के अंडे का जो भार होता है वो 57 से 58 ग्राम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम पूछे तो गैलस डोमेस्टिका आपको याद रखना है। वजन पूछे अंडे का तो 58 ग्राम होता है। प्रोटीन की मात्रा पूछे तो प्रोटीन की मात्रा अंडे के अंदर 11.8 ग्राम पाई जाती है। वसा की बात करें तो 11 ग्राम वसा पाई जाती है। खनिज पदार्थ की बात करें 10.7 ग्राम वसा पाई जाती है। जल की मात्रा 10.7 ग्राम पाया जाता है। यहाँ से प्रोटीन और वसा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन करा है, भेड़ का नर भेंडा जो होता है क्या कहलाता है। मेल शीप को हम किस नाम से जानते हैं, ईव कहते हैं, रेम कहते हैं, या बेधर्स कहते हैं, या पुलिट कहते हैं। तो भेड़ का जो नर भेंडा जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो उसको हम रैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेम या बक के नाम से जानते हैं। तो बक ऑप्शन में था नहीं, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना, बक और रेम। ठीक है, दोनों ही याद रखना। और भेड़ के बयाने को किस नाम से जानते हैं, लैम्बिंग के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं नस्ल इसमें से बताना कौन सी है। खेरीगढ़, राठी, मालवी और अमृत महल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राठी जो है एक प्रकार की संकर ब्रीड है। ठीक है, द्विकाजी नस्ल है, संकर ब्रीड है, और 800 से लेकर 1100 लीटर प्रति ब्यांत दुग्ध उत्पादन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ और भी चीज़ें देख लेंगे हम, जैसे खेरीगढ़ की बात करें तो खेरीगढ़ जो नस्ल है गाय की, ये किस प्रकार की है, भारवाही नस्ल है। एग्जाम में पूछा गया है। 400 से लेकर 800 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन करती है। ये उत्तर प्रदेश के खेरीगढ़ जिले में पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। मालवी की बात करें तो ये भी भारवाही नस्ल है। 800 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यांत दूध दे देती है। मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश का हैदराबाद, यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। उसके बाद देखेंगे अमृत महल भी एक प्रकार की भारवाही नस्ल है। 400 से लेकर 800 लीटर दूध प्रति ब्यांत दे देती है। मैसूर का कर्नाटक जो क्षेत्र है ये इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भैंसों का मांस क्या कहलाता है। भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं, बीफ कहते हैं, बिल कहते हैं, चीवन कहते हैं, या बफेन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बफेन के नाम से जानते हैं। बीफ गाय के मांस को कहते हैं, बफेन भैंस के मांस को कहते हैं, चिकन जो है वो मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, और मटन जो है ये बकरे के मांस को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गाय और भैंसों की 6 साल की उम्र की दंत सूत्र बताना है। ठीक है, गाय और भैंसों की 6 साल की उम्र है, उसमें दंत सूत्र बताना है कितना होता है। तो 0033/4033, यानी कि ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम किस ऊपरी जबड़ा कहेंगे। ठीक है, और ये जो है ये निचली जबड़ा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी जबड़े में 0033 और निचली जबड़े 4033, ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम बढ़िया से एक बार इसको समझ लेंगे किस प्रकार से ये समझ सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं 0033/4033, ये जो है ये 0033 जो है ये ऊपरी जबड़े हैं, और उसके बाद ये जो 4033 है ये निचली जबड़े हैं। यहाँ पर देखेंगे
कृंतक दांत जो पाए जाते हैं वो निचली जबड़े में पाए जाते हैं। ऊपर की जबड़ों में कृंतक दांत नहीं पाए जाते, निचली जबड़ों में पाए जाते हैं वो 4 पाए जाते हैं। कैनिन कितने होते हैं? जो तीखे दांत होते हैं वो 0 होते हैं। ऊपर भी 0, ऊपरी जबड़े में भी 0 पाए जाते हैं। और उसके बाद प्री मोलर की बात करें, प्री मोलर नीचे भी 3 पाए जाते हैं और ऊपरी जबड़ों में भी 3 पाए जाते हैं। और चौड़नक मोलर जो दांत होते हैं वो भी ऊपर 3 पाए जाते हैं और नीचे भी 3 पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं प्री मोलर कितने हैं? निचली जबड़ों में 3 है और ऊपर वाली जबड़ों में भी 3 है। और मोलर की बात करें, ऊपर भी 3 है और निचली जबड़ों में भी 3 है। तो ये सूत्र हमारा इसमें हो जाएगा, यानी कि गाय और भैंस 6 वर्ष का है तो उम्र उसकी ज्ञात करना है, तो ये सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल आपको बताना है, गाय की कौन सी है? केन केथा है, हरियाणा है, खिलारी है या राठ है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो नस्ल है ये द्विकाजी जो नस्ल है, याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर दोबारा हम देख लेंगे एक बार, द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं? हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, ये तीनों नस्ल आप याद रखेंगे द्विकाजी में। और दुधारू नस्लें में 4 नस्लें आपको प्रमुख रूप से याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर नस्ल और देवनी। ठीक है, ये अगर दुधारू नस्ल पूछेगा तो चारों में से ही पूछेगा। उसके बाद भारवाही नस्लें आपको याद रखना है, अमृत महल, नागौरी, गंगातीरी, पंवार, खेरीगढ़, केनकथा और मेवाती, ये भारवाही नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है? 20%, 15%, 10% या 5%? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में 20% पाच्य प्रोटीन देखने को मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी है? सरसों की खली या साल सीड खली, नीम की खली या बिनौले की खली? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बिनौले की खली। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लाइन सीड कैक्स। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मुर्गियों को खिलाने के लिए मूंगफली की खली, तिल की खली, अलसी की खली, सोयाबीन की खली मुख्य रूप से खिलाई जाती है। दाने की बात करें तो दाने में मक्का, बाजरा, जौ, जई, गेहूं, चावल की पॉलिश इत्यादि खिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कैप्रोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। कैप्रोइक अम्ल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम? बकरी का है। तो इसके दूध के अंदर क्या पाया जाता है? कैप्रोइक एसिड देखने को मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भैंस के प्रत्येक 100 किलो शरीर भार के लिए कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो भैंस के प्रत्येक 100 किलो शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ देना चाहिए? 4.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम? तो यहाँ पर 2.5 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं गाय पूछे, भैंस, भेड़, भैंस या सांड। ठीक है, चारों आपको याद रखना, गाय, बैल, भैंस, सांड। 500 किलोग्राम शरीर भार तक 2.5% अर्थात 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ पशुओं को देना चाहिए। ठीक है, पशुओं का शरीर भार 500 किलोग्राम से अधिक होने पर 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 किलोग्राम तक शुष्क पदार्थ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। अंगोरा बकरी का मूल निवास स्थान बताना है, किस देश से है? ठीक है, भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका या टर्की? तो अंगोरा जो बकरी है इसका मूल उत्पत्ति स्थान बताना है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टर्की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अंगोरा बकरी का मूल स्थान जो है मध्य एशिया यानी कि टर्की है। यह ऊन के लिए पाली जाती है। यह मोहेर ऊन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, मोहेर ऊन प्राप्त किए जाते हैं इससे, अंगोरा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, सुनंदनी नस्ल किससे संबंधित है? आपको बताना, सुनंदनी एक नस्ल है, किसकी ब्रीड है? भैंस की है, गाय की है, याक की है, बकरी की है?
तो सुनंदिनी जो नस्ल है एक प्रकार की गाय की नस्ल है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुनंदिनी गाय की नस्ल है, याद रखेंगे। गाय की और भी कुछ नस्लें हैं जिनको आपको याद रखना है। दुधारू नस्लें गाय की जो पूछी जाती है एग्जामों, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, ये 4 नस्लें जो है ये दुधारू नस्लें हैं। भारवाही नस्लें बात करें, अमृत महल, कांगयाम, खिलारी, नागौरी, पवार, कैनकत्था, खेरीगढ़, ठीक है। और ये सब जितनी नस्लें भारवाही हैं। द्विकाजी की बात करें, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोर, मेवाती, राठी। उसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर कृष्ण घाटी और निमाड़ी, ठीक है। ये निमाड़ी भी बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है, ठीक है। भेड़ की ऐसी नस्ल बताना जिससे मोहेर प्राप्त किया जाता है, याद रखेंगे। मोहेर प्राप्त करने के लिए कौन सी ब्रीड पाली जाती है भेड़ की? मारवाड़ी है, बीकानेरी है, माड़िया है या बंदूर है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिला जिससे हमें मोहेर प्राप्त हो भेड़ की। तो मोहेर जो प्राप्त होता है वो अंगोरा बकरी जो है इससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में था नहीं, इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मोहेर प्राप्त किया जाता है किससे? अंगोरा नाम की एक बकरी है, उससे मोहेर प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? ब्लैक बंगाल, बर्बरी, मारवाड़ी या जमुनापारी। तो मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो बकरी है वो ब्लैक बंगाल है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बकरी को हम निर्धनों की कामधेनु के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अब इसको बकरी का दूसरा नाम हो गया चलता फिरता, इसको एटीएम का नाम दिया गया, ठीक है। चलता फिरता एटीएम इसको कहा जाता है, नया नाम भी आप याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे बकरी की जो ब्लैक बंगाल जो नस्ल है ये मांस के लिए सबसे उत्तम नस्ल मानी जाती है, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूटिया किस जाति की नस्ल है? गाय की, खच्चर की, घोड़ा की या बकरी की? तो भूटिया बताना है किसकी नस्ल हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खच्चर की नस्ल है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, अच्छी साइलेज में नमी प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? 30 से 40%, 40 से 50, 50 से 60%, 60 से 70%। तो अच्छी साइलेज अगर आपको बनाना है तो उसके अंदर नमी की मात्रा 60 से लेकर 65% होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम पीएच की बात करें तो अच्छे साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए? तो अच्छा साइलेज का पीएच 4.0 होना चाहिए, ठीक है। 4.0 पीएच है अगर साइलेज का तो सबसे बेस्ट साइलेज माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है? 1.3, 2.3, 3.3, 4.3। तो इसमें 3.3 से लेकर 3.5% तक पाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? पशुओं को बेहोश करने के लिए, दूध घटाने हेतु, वसा की मात्रा घटाने हेतु, जीवाणुओं की मात्रा रोकने हेतु। तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रमुख उद्देश्य जो होता है पशुओं को बेहोश करने में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। हरियाणा नस्ल किस प्रकार की है? दुधारू है, द्विकाजी है, भारवाही है या इनमें से कोई नहीं? तो हरियाणा जो नस्ल है ये द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। इसके जो सांड होते हैं अच्छे भारवाही होते हैं और गाय जो है अच्छा दूध उत्पादन करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। भारत में कुल गाय की संख्या है 195 मिलियन, 197 मिलियन, 201 मिलियन या 215 मिलियन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 43 का ए ऑप्शन, ठीक है। 195 मिलियन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गायों की संख्या में भारत की स्थिति है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो द्वितीय स्थान है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर भैंस की बात करें तो भैंस में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 1999-2000 में बकरी की संख्या थी। तो उस समय बकरी की संख्या कितनी थी? तो उस समय थी 115.3 मिलियन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा जानवर जुगाली वाला नहीं है। तो जुगाली वाला कौन सा जानवर इसमें से नहीं है? गाय, बकरी, सूअर, भेड़। तो भेड़, बकरी, गाय तीनों जुगाली वाले हैं, लेकिन सूअर जो है जुगाली नहीं करता है। सी ऑप्शन इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे जुगाली करने वाले पशु गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सब जुगाली करने वाले पशु होते हैं। और जुगाली ना करने वाले पशु कौन कौन से होते हैं? सूअर है, कुत्ता है, बिल्ली, ये जुगाली ना करने वाले पशु होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है। तो कौन सी ऐसी विटामिन है जो सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी में भी आपको याद रखना विटामिन 12, ठीक है, जिसको हम साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र आंतों में यानी कि विटामिन B12 का निर्माण होता है। यह सबसे बड़े अणु का विटामिन होता है जो कि हमें केवल मांसाहारी भोजन से ही प्राप्त होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा पशु प्रोटीन का साधन है? खूनी आहार, तालाब छाछ मांस के टुकड़े, मछली आहार या इनमें से सभी? तो सभी जो है पशु प्रोटीन का साधन है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मनुष्य की कुल प्रोटीन की आवश्यकता का 60% पशु प्रोटीन से ही पूरी होनी चाहिए। पशु प्रोटीन का स्रोत जो है खूनी आहार है, मांस के टुकड़े हैं, मछली है, दूध से बने पदार्थ हैं, कलेजा है, ठीक है, ये सब प्रोटीन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 देखेंगे। सामान्य रूप से गाय की परिपक्व अवस्था होती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो सामान्य रूप से गाय की जो परिपक्व अवस्था होती है वो होती है 2 साल की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गाय को दूध देने की क्षमता जो होती है वो 8 माह होती है। गाय का गर्भधारण काल जो होता है 282 दिन का होता है। गाय के ऋतुकाल का औसत समय जो होता है 24 घंटे होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, याद रखेंगे। तो यहाँ से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं टीए के एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित आदलहनी चारे में सबसे अधिक पाचक प्रोटीन किसमें होती है? नेपियर में, मक्का साइलेज में, मक्का में या ज्वार में? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि ज्वार के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ज्वार में इसकी मात्रा 6.64 से लेकर 8% तक पाई जाती है। इसमें 5 से 6% सुक्रोज की मात्रा भी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट या 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो यहाँ पर गाय और भैंस का पूछा है तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य का पूछता तो मनुष्य का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? एक बकरी को पूछ रहा है कितनी जगह की आवास बनाते समय कितनी जगह की आवश्यकता होती है? 0.9 से लेकर 1 वर्ग मीटर, 1 से 1.5 वर्ग मीटर, 0.75 से लेकर 0.90 वर्ग मीटर या 1.5 से लेकर 1.7 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक बकरी के लिए पूछ रहा है तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.9 से 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगर समूह में पूछता, समूह में तो हो जाता 0.75 से लेकर 0.90 वर्ग मीटर। ये समूह में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है? तो कौन से चारे के अंदर सबसे अधिक पाचक प्रोटीन पाई जाती है? ल्यूशन है, लोबिया है, ग्वार है या बरसीम है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि बरसीम के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बरसीम की बात करें तो बरसीम के अंदर पाच्य प्रोटीन जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, 20% पाई जाती है। फास्फोरस और कैल्शियम की बात करें 2% और वसा इसके अंदर 3% इसके अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, बरसीम की फैमिली की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो और इसके अंदर भूमि में लगभग 40% यानी कि 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशियन की
लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? तो एससीएन की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है, ये आपको बताना है। 0.25 ग्राम, 0.50 ग्राम, या 2.5 ग्राम, या 3.50 ग्राम। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 0.50 ग्राम से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एससीएन का मतलब होता है हाइड्रोसायनिक अम्ल, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोसायनिक अम्ल। ये क्या काम करता है? पशुओं के लिए विषैला होता है। पशु द्वारा चारा अधिक खाने से क्या होता है? पशु की मृत्यु तक हो जाती है। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर 500 किलोग्राम शरीर भार वाले पशु को 0.5 ग्राम एससीएन की मात्रा या इससे अधिक हो जा रही है तो पशु की मृत्यु होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। नेपियर घास को किस कारण ग्वार और लोबिया के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए? तो नेपियर जो घास है इसको किस कारण ग्वार और लोबिया के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए? अशोषित रेशा अधिक होने के कारण इसको खिलाया जाता है, या बाकी 3 ऑप्शन और देख लेते हैं क्या क्या है। बाकी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, अधिक कार्बोहाइड्रेट के कारण, या अधिक एचसीएन के कारण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। ठीक है, पूछा था नेपियर घास को ग्वार और लोबिया के साथ मिलाकर क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा कम किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा बढ़िया से। नेपियर घास यानी कि हाथी घास एक बहुवर्षीय हरे चारे की फसल है। ठीक है, यहाँ पूछ सकता है नेपियर घास जो है जिसको हम हाथी घास के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की जो है बहुवर्षीय हरे चारे की फसल है। इसकी बुआई जो होती है वानस्पतिक प्रसारण से किया जाता है। इसके चारे में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है। इसे हम कम करने के लिए दलहनी फसलों के साथ उगाते हैं। इसे ग्वार और लोबिया के साथ मिलाकर खिलाने से पशुओं में अधिक चाव से भी खाते हैं और ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको मिलाकर खिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है? ठीक है, हाथी घास की कौन सी जो प्रजाति है बहुवर्षीय? हाथी घास को किस नाम से जानते हैं? अभी बताएं। नेपियर घास को हम हाथी घास के नाम से जानते हैं, और बहुवर्षीय हरे चारे की जो चारा है, फसल है, इसमें बहुवर्षीय प्रजाति बताना कौन सा? पूसा जॉइंट है, NB21, पूसा जॉइंट नेपियर या नेपियर 1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा NB21। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NB21 बहुवर्षीय हाथी घास की प्रजाति है। और यहाँ देखेंगे पूसा जॉइंट नेपियर 2, नेपियर जो है ये 2 से 3 वर्षीय प्रजातियाँ हैं। ठीक है, पूसा जॉइंट। और पूसा यहाँ पर नेपियर 1 जो है ये 1 वर्षीय प्रजाति है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 से 22, 15 से 18, 10 से 12, या 8 से 10। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 से 12%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे साइलेज कैसे बनाया जाता है। साइलेज हरे चारे के लंबे समय तक सुरक्षित रखने की एक क्रिया है। इसमें हरे चारे को जमीन के अंदर गड्ढों में दबा देते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर प्रवेश ना कर सके। दबाने के 48 घंटे बाद इसमें किण्वन प्रारंभ हो जाता है जिसमें शर्करा का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इससे जो चारा होता है वो काफ़ी मुलायम हो जाता है और भूरे कलर का हो जाता है। इस प्रक्रिया में यूरिया की जो हानि होती है वो 10 से लेकर 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह किण्वन लगभग 2 हफ्तों में पूरा हो जाता है। ठीक है, 2 हफ्ते समय लगता है, 2 हफ्ते में ये कंप्लीट हो जाता है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने हफ्ते का समय लगता है? 2 हफ्ते। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है, इसमें से बताना लोबिया की कौन सी चारे की प्रजाति नहीं है? रशियन जॉइंट, K585, सिरसा 10, आज़ाद 1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आज़ाद 1। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे लोबिया की आज़ाद 1 जो है ये चारे की प्रजाति नहीं है, बाकी शेष जितनी भी हैं ये सब चारे की प्रजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जई की है? K12, नवीन, ELD 491, कैंट। तो जई की प्रजाति कैंट हो जाएगी। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। के जो 12 आप देख रहे हैं ये किसकी प्रजाति है? उर्द की प्रजाति है। ठीक है, और नवीन
यहाँ पर जो देख रहे हैं नवीन जो है ये मटर की प्रजाति है, ELD 491 जो है ये कपास की प्रजाति है। इन सबको आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? 18 से 22 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम, 30 से 35 या 15 से 20 किलोग्राम। तो बरसीम का जो बीज है प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम जल्दी बुआई कर रहे हैं या विलंब से बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे विलंब से बुआई करने के लिए और जल्दी बुआई करने की दशा में 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज रखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शहरों में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बीटल, सुरती या मारवाड़ी, बर्बरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बर्बरी को हम शहरों में आसानी से पाल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो बकरी है बहुत ही ज़्यादा बाहर चरने की आदी नहीं होती है और घर में दाना चारा खाकर रहने की आदी होती है ये। और यहाँ पर देखेंगे इसका जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद, भूरा या सफ़ेद पर कत्थई रंग या काले धब्बेदार होते हैं। ठीक है, और इसके कान जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और सींग भी छोटे होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं, आयन बड़ा होता है और विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ कर देती है? 15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 18 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो मुर्गी जो है 20 सप्ताह में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिन पूछे तो 140 दिन याद रखेंगे, महीना पूछे तो 5 महीने में अंडा देना प्रारंभ कर देती है, सप्ताह पूछे तो 20 सप्ताह का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन गाय की द्विकाजी या दुग्धशाला प्रजाति नहीं है? यानी कि दुधारू नस्ल इसमें से कौन सी नहीं है? साहिवाल दुधारू नस्ल है, सिंधी ये भी है, गिर भी है, देवनी है, ये सब जितनी भी नस्लें चारों ये दुधारू नस्लें होती हैं। तो इसमें से पूछा कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नागौरी जो है ये भारवाही नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दुधारू नस्लें जो गाय की हैं वो कौन कौन सी हैं? साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, ये चारों आपको याद रखना है दुधारू नस्लें। द्विकाजी की बात करें, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, ये द्विकाजी नस्लें हैं। भारवाही नस्लें आपको याद रखना है, अमृत महल, नागौरी, खेरीगढ़, मेवाती, कैनकथा, पवार, गंगातीरी। ठीक है, ये सब नस्लें भारवाही नस्लें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। थारपारकर गाय की प्रजाति है, दुधारू नस्ल है, कामकाजी नस्ल है या द्विकाजी है या इनमें से कोई नहीं? तो थारपारकर जो गाय की जो नस्ल है वो दुधारू नस्ल है। ठीक है, याद रखेंगे दुधारू नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुधारू नस्लें आपको बता दिए हैं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ दुधारू नस्ल नहीं है दोस्तों, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर द्विकाजी नस्ल रहेगा। ठीक है, दुधारू नस्ल आपको बताएं कौन कौन सी होती हैं। साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी, ये दुधारू नस्लें होती हैं। और द्विकाजी नस्लें अभी अभी बताए हैं। द्विकाजी नस्लें कौन कौन सी होती हैं? द्विकाजी नस्लें में आपको याद रखना हरियाणा नस्ल, कांकरेज नस्ल। ठीक है, ये सब। और भारवाही नस्ल जो होती हैं अमृत महल, नागौरी, गंगातीरी, पंवार, खेरीगढ़, कैनकथा, मेवाती, ये सब भारवाही नस्लें होती हैं। और विदेशी नस्लें कभी कभी पूछ लेता है, विदेशी नस्लों के भी नाम आपको याद होना चाहिए। जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, आयरशायर, ब्राउन स्विस, ये सब विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि विदेशी नस्लें, जर्सी हो गया, होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विस। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि द्विकाजी नस्ल है थारपारकर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल की वीडियो में 64 से आगे प्रश्न जितने भी रहेंगे उसको लेकर आएंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से यानी टीए है और यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एसटीए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल क्वेश्चन साबित होंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे।